संगवारी हो, आज हमन जो है छत्तीसगढ़ के लोकसभा चुनाव होने वाला है। ओकर जो नतीजा है वो कल आने वाला है। तो ओकर संबंध में हमन हा एग्जिट पोल के एक छोटे से वीडियो बनाथन, जेमा हमारे विशेष रूप से जो भागीदारी है हमारे भैया जो तुषार देवांगन जी है, और साथ में अधिवक्ता भी है और राजनीतिक क्षेत्र में भी ओकर एक विशेष महत्व और विशेष ज्ञान भी रखते। तो ओकर साथ आज हमन चर्चा करबो। तो चलो हमन हा शुरू करतन हमारे वीडियो ला। तो नमस्कार दोस्तों, आज हम छत्तीसगढ़ के जो 11 सीटें हैं जो कि लोकसभा सीट के अंतर्गत में आते हैं उसका हम आज चर्चा करेंगे। और हमारे साथ जो चर्चा करने के लिए जो एग्जिट पोल के नतीजों की अगर हम बात करें तो हम भी एक लोकल तौर पे जो है एक एग्जिट पोल का हम एक एनालाइज करने वाले हैं। और हमारे साथ जो आज चर्चा करेंगे उनका नाम है तुषार देवांगन जी, आज हमारे साथ में है। तो स्वागत है जी आपका। जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद नारायण सोनी जी। और सबसे पहले मैं स्टार्टिंग के सीटों से बात करूंगा। कुल 11 लोकसभा सीट हमारे छत्तीसगढ़ में है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं भैया आपसे कि सरगुजा में जो लोकसभा सीट है, और हम बेसिकली सिर्फ जो है जिसके कांटे की टक्कर है बीजेपी और कांग्रेस, ये दो विषय में ही चर्चा करेंगे, है ना। तो उसमें जो है बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी से जो है चिंतामणि महाराज जी है, और कांग्रेस में जो है शशि सिंह जी। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि चिंतामणि महाराज जी और उनका जो है पॉलिटिकल करियर और किस हिसाब से उनका बैकग्राउंड है कि वो लगता है कि वो जीत जाएंगे, और या फिर शशि सिंह जी बाजी मार लेंगे। मतलब अब की बार 400 पार का तो वो तो नारा है ही, परंतु हम छत्तीसगढ़ की बात करेंगे और छत्तीसगढ़ में कुल 11 सीट है। उससे पहले सीट में आप चिंतामणि महाराज या शशि सिंह। देखिए, सरगुजा की लोकसभा जो सीट है उसकी अगर हम बात करें तो चिंतामणि महाराज जो मुख्य रूप से कांग्रेस से बीजेपी में आए हुए हैं, जिनका विधानसभा से पूर्व बृजमोहन अग्रवाल जी ने ही कांग्रेस से बीजेपी में प्रवेश करवाया था। तो उस समय उनका क्या हुआ था कि विधानसभा के समय उनको विधानसभा का प्रत्याशी उनको नियुक्त नहीं किया गया था, लेकिन उन्होंने संयम दिखाया और आज उनको जो है लोकसभा से बीजेपी का प्रत्याशी बनाया। और जिस तरह से सरगुजा का जो माहौल है और बाकी सारे एग्जिट पोल भी बता रहे हैं, और हमारा भी जो एनालिसिस ये बता रहा है कि चिंतामणि महाराज जो है शशि सिंह से 20 ही है, 19 नहीं है, और वो जो है जीत के ही आ रहे हैं। तो ये सरगुजा का एनालिसिस अभी तक का जो दिखते हुए आ रहा है। तो शशि सिंह जी जो है कि कट्टर कांग्रेसिया बोले या फिर जो स्टार्टिंग से ही कांग्रेस की पोजीशन में बने हुए थे। बिल्कुल। और आपने जिस तरह से बताया कि चिंतामणि महाराज जी पहले कांग्रेस में थे, फिर उसके बाद भाजपा प्रवेश किया, तो इस चीज का क्या प्रभाव पड़ सकता है आम जनताओं में और उनके वोटिंग में? देखिए, वो क्या है, अगर मैं आपको बात करूं शशि सिंह और चिंतामणि महाराज, तो चिंतामणि महाराज जो एक वरिष्ठ नेता है, कांग्रेस में भी उनका उतना ही सम्मान था, और भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद उन्होंने जो धैर्य दिखाया वो पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो उनका सम्मान उन्होंने बढ़ाया है। और जिस तरीके से उन्होंने विधानसभा चुनाव में काम किया उसका फल उनको लोकसभा चुनाव में दिखेगा। और उसी वजह से ही चिंतामणि महाराज जो है वो मेरे हिसाब से, और मोदी जी का जो फैक्टर है वो भी काम करेगा, जिसकी वजह से चिंतामणि महाराज जी को अपर क्लास जो है वो मिलता हुआ आ रहा है। तो मोदी जी का ही फैक्टर काम करेगा या उनका ग्राउंड लेवल से भी कुछ है? ग्राउंड लेवल भी अगर कहा जाए, लेकिन ज्यादातर लोग मोदी जी को ही देख के ही वोट डाल रहे हैं। यहाँ तक कि सारे जो लोकसभा 11 सीट है वो भी मोदी फैक्टर पे ही काम कर रहे हैं मुख्य रूप से। ठीक है, यानी कि मैं अगर आपके बातों से सहमति दूं तो ये बीजेपी की ही सीट आ रही है। सबसे पहली जो सरगुजा की बात कर रहा हूँ मैं, तो शशि सिंह का क्या वैल्यू रहेगा उस शशि सिंह का? देखो, प्रयास तो उन्होंने बहुत किया हुआ है सरगुजा के क्षेत्र में, लेकिन लगभग 1.5 लाख के अंतर से जो चिंतामणि महाराज जो है वो जीतते हुए नजर आ रहे हैं। तो हम जनता को यही बताना चाहेंगे कि सबसे पहला सीट जो है सरगुजा का था, जिसमें कि चिंतामणि महाराज जी और शशि सिंह जी है। ये एक एनालिसिस हो रहा है और एग्जिट पोल के नतीजे ये लगभग जो हम हैं इसके एक अनुमानित तौर पे ही हम बात कर रहे हैं। और दूसरा जो सीट है रायगढ़, जो रायगढ़ में जो है भारतीय जनता पार्टी से जो है राधेश्याम राठिया जी है, जो कि भारतीय जनता पार्टी से है, और मेनका देवी सिंह जी कांग्रेस है। तो क्या लगता है कि मेनका देवी सिंह जी बाजी मार लेगी या राठिया जी अपना कमल? रायगढ़ जो सीट है हमारे साय जी का क्षेत्र है, मुख्यमंत्री जी का क्षेत्र है, और वहाँ पे अगर देखा जाए रायगढ़ सीट से ही ओपी चौधरी जी भी वहाँ से विधायक लड़ चुके हैं ना। तो राधेश्याम राठिया जी को इस चीज का निश्चित रूप से फायदा मिलते हुए आ रहा है। और मेनका सिंह जी जो है वहाँ पे अच्छी प्रत्याशी है, चुनाव भी उन्होंने बहुत अच्छा लड़ा है, लेकिन एक कहना चाहिए कि मुख्यमंत्री जी का सपोर्ट प्लस ओपी चौधरी का जो यूथ का सपोर्ट, ये दोनों चीजें जो है राधेश्याम राठिया को मिलते हुए नजर आ रहा है। और निश्चित रूप से
रायगढ़ में भी बीजेपी को ही फ्रंट फुट में रखा बहुमत गया है। मिलेगी। बिल्कुल बहुमत मिलेगी और इस चीजों का जो नुकसान है वो कांग्रेस को उठाना पड़ सकता है। जी। तो और तीसरा मैं चर्चा कर लेता हूं कि जांजगीर चांपा, इसमें भी जो है बहुत ही जो एक दुविधाजनक या संकटजनक जो स्थिति बताई गई थी, जिसमें कि कांग्रेस का पलड़ा भारी था, जो कि शिव कुमार डहरिया जी है और पूर्व में ये विधायक और मंत्रिमंडल में भी शामिल रह चुके हैं। और वहीं अगर बीजेपी की बात करूं मैं तो कमलेश जांगड़े जी है। तो क्या लगता है कि पूर्व मंत्री जो है शिव कुमार डहरिया जी का जो है वो प्रभाव पड़ता दिखेगा? देखिए, बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही प्रत्याशी बहुत मजबूत है। अभी तक का अगर देखा जाए तो 50-50 कहा जा रहा है, लेकिन जांजगीर चांपा जो है वो एससी बाहुल्य क्षेत्र है और एससी बाहुल्य क्षेत्र का देखते हुए एक बीजेपी ने भी बहुत हवा बनाई कि अगर हमारी 400 सीट आती है, 2/3 अगर हमारी सीट आती है तो हम संविधान में परिवर्तन करेंगे। इसका जो फायदा है, जांजगीर चांपा में जब राहुल गांधी जी की सभा हुई थी तो उन्होंने कहा था कि बीजेपी जो है संविधान में परिवर्तन करना चाहती है। इससे एससी समाजों को जो है वो ये लगा कि हमारा जो है आरक्षण जो है वो खत्म कर दिया जाएगा। तो इस बात के डर से उसका जो फायदा जो है कांग्रेस ने बहुत उठाया और शिव कुमार डहरिया को इसका फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। और मुझे ये लग रहा है कि अगर कोई एक सीट जो है कांग्रेस जीत पा रही है तो वो शिव कुमार डहरिया की है और इसी का फायदा जो है शिव कुमार डहरिया ने उठाया है। और मुझे ये लगता है कि अगर कहीं पे नुकसान, अगर बीजेपी को 11 सीटों में अगर उठाना पड़ सकता है तो वो जांजगीर चांपा की सीट है, जिसमें शिव कुमार डहरिया जो पूर्व मंत्री रह चुके हैं उनको फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो जिस प्रकार से आपने बताया कि एक सीट यहाँ से जाती हुई दिख रही है भाजपा की, तो वहीं अगर कोरबा की मैं बात करूँ तो वहाँ पे भी जाते हुए दिख रहा है। ऐसे बहुत से लोगों का जो एक एनालिसिस था। सरोज पांडे जी जो है भारतीय जनता पार्टी से हैं और वहीं ज्योत्सना महंत जी जो कि चरणदास महंत जो पूर्व में हमारे स्पीकर भी थे, छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष थे, तो उनका क्या प्रभाव पड़ सकता है? देखिए, दोनों ही प्रत्याशी जो है बहुत मजबूत है, लेकिन कोरबा में जिस तरीके से सरोज पांडे जी ने जो मेहनत किया हुआ है, जिस दिन से उनका नाम का चयन हुआ है और जिस दिन वोटिंग था उस दिन तक उन्होंने जो कड़ी मेहनत की है। और ज्योत्सना महंत जी जो 5 साल सांसद रही, उसका अगर बोलना चाहिए एंटी इनकम्बेंसी जो कहा जाता है, जो उन्होंने 5 साल नजर नहीं आई वो अपने संसदीय क्षेत्र में, और चुनाव के समय भी जो उनकी शिथिलता थी वो नजर आई, जिसकी वजह से जो यहाँ दुर्ग में जो पूर्व में जो सांसद रह चुकी है, वर्तमान में जो राज्यसभा की जो सांसद है, उन्होंने जो जाकर जो कोरबा में मेहनत किया। और दुर्ग भिलाई से ही बहुत सारे कार्यकर्ता ऐसे थे जो कोरबा में जाकर सरोज दीदी के लिए काम किया। तो मुझे ये लगता है कि कोरबा में जो फायदा जो है वो बीजेपी को आता हुआ नजर आ रहा है। और अमित शाह जी की भी जनसभा जो हुई थी उसमें भी उन्होंने जो जान फूका है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में, वो साफ साफ नजर आ रहा है कोरबा में। और उसका जो फायदा है सरोज पांडे जी को बिल्कुल मिलता हुआ नजर आ रहा है। और मुझे लगता है कि भले वोटों का अंतर कम रहेगा, जैसे कि कोरबा के जो ग्रामीण क्षेत्र है, जैसे पाली हो गया, दीपिका हो गया, ये सारे जो क्षेत्र हैं वहाँ पे सरोज पांडे जी को भले बैकफुट में जाना पड़ सकता है, लेकिन अगर ओवरऑल हम देखें तो सरोज पांडे जी जो है मुझे लगता है अंतर कम होगा, लेकिन वो जीतती हुई नजर आ रही होगी। और 5वां सीट जो है बिलासपुर का, जिसमें की जो है बीजेपी भारतीय जनता पार्टी से तोखन साहू जी हैं और जो युवा के चहेते कहे जाने वाले देवेंद्र यादव, जो कि वर्तमान में भिलाई नगर के विधायक भी हैं और पूर्व में भी बहुत से जो है उन्होंने अपना वर्चस्व दिखाया है। तो ये सीट भी थोड़ी डगमगाती हुई नजर आ रही है बीजेपी की। देखिए, तो क्या बोलना चाहेंगे? अगर बात कहूँ पर्सनली, जो क्षेत्र है बिलासपुर, मुंगेली और ये आसपास के जो मिलाकर जो लोकसभा का जो क्षेत्र बना हुआ है, तोखन साहू बीजेपी से जो प्रत्याशी और कांग्रेस से जो प्रत्याशी हैं हमारे देवेंद्र यादव जी, तो अगर मैं कहूँ तोखन साहू जी, वो जो पूरा क्षेत्र है साहू बाहुल्य क्षेत्र, वहाँ पे लगभग 30% से अधिक साहू क्षेत्र है। और यादव जो अगर कहना चाहिए तो द्वितीय नंबर पे हैं, जिनका वहाँ पे कहना चाहिए कि बहुसंख्यक रूप से है 12 से 13%। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो तोखन साहू को जो चुनाव मैदान पे उतारा है, सीधे सज्जन और सरल व्यक्तित्व है उनका। तो मुझे ये लगता है कि साहू जो अपर जो क्लास है वो सीधा जो है बीजेपी को वोट डालता हुआ नजर आ रहा है, जिसका फायदा तोखन साहू को साफ नजर आ रहा है।
और मैं कहूँगा कि देवेंद्र यादव जी जो चुनाव लड़ने की जो कला है वो उनका बहुत कहना चाहिए कि बहुत डिफरेंट है। उनके जो लड़ने की जो कला है, चुनाव लड़ने की, युवाओं के लिए जो उन्होंने जो सोच है उनकी, वो बहुत बोलना चाहिए कि डायनामिक व्यक्ति है ना। युवाओं के प्रति उनकी जो सोच है, राहुल गांधी जी का उनका पूरा सपोर्ट हुआ, जनसभा जो हुई उसमें भी उनको पूरा समर्थन मिलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम कास्ट पॉलिटिक्स में अगर हम जाएं तो उसका जो फायदा है तोखन साहू को नजर आता आ रहा है। और अरुण साहू जी जो है वो भी लोरमी से वहीं के ही विधायक है, पूर्व में इससे पहले वो सांसद रहे, तो उनका भी भरपूर सपोर्ट तोखन साहू जी को मिलता हुआ नजर आया है, जिसका फायदा तोखन साहू को निश्चित रूप से मिलेगा। और मुझे ये लगता है कि तोखन साहू जी का अपर हेड रहेगा। यानी बिलासपुर लोकसभा सीट में साहू फैक्ट जो है बिल्कुल निश्चित रूप से काम करेगा। और राजनांदगांव में जो है हमारे पूर्व के जो मुख्यमंत्री है भूपेश बघेल जी चुनाव लड़ रहे हैं। और वहीं अगर बीजेपी की बात करें तो संतोष पांडे जी हैं जो पूर्व में सांसद भी रह चुके हैं। लेकिन इस बार जो है सीट थोड़ी डगमगाती नजर आ रही है। जो ग्रामीण अंचल के जो लोग हैं उन लोगों में सिर्फ एक ही नारा चल रहा है, भूपेश बघेल। और मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि पूर्व मुख्यमंत्री का कितना फायदा मिलने वाला है भूपेश बघेल जी को। देखिए, भूपेश बघेल जो कि दुर्ग पाटन की विधानसभा से यहाँ से वो विधायक हैं और वहाँ छोड़कर दुर्ग लोकसभा को छोड़कर उन्होंने राजनांदगांव का चयन किया। कहीं ना कहीं उस सोच समझ के ही पार्टी ने उनको राजनांदगांव लोकसभा की सीट दी है। पूर्व में मोतीलाल वोरा भी वहाँ से सांसद रह चुके हैं, जो कि दुर्ग से वहाँ पे जाके उन्होंने चुनाव लड़ा और जीते भी। तो राजनांदगांव ऐसा क्षेत्र है कि वहाँ राजनांदगांव से बाहर से आकर ही लोग चुनाव लड़ते हुए नजर आ रहे हैं और जीते भी हैं। तो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए भूपेश बघेल को पार्टी ने चुनाव मैदान पे उतारा है। और अगर मैं देखूं कि 8 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें अगर देखा जाए, माफ करिएगा, 9 विधानसभा सीटें 9 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें राजनांदगांव की 6 हैं और कवर्धा की 3 हैं। तो अगर हम देखें मुख्य रूप से तो राजनांदगांव का जो मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी, ये सारे जो क्षेत्र हैं, डोंगरगांव, ये सारे जो क्षेत्र हैं, वहाँ पे भूपेश बघेल को लीड मिलती हुई नजर आ रही है। और विधानसभा चुनाव के टाइम पे भी आपने देखा होगा कि यहाँ से कांग्रेस के प्रत्याशी जो है बहुत अच्छे मार्जिन से जीत दर्ज करते हुए आए हैं। और मुझे लगता है कि इन सीटों पे संतोष पांडे को शिकस्त मिल सकती है, बैकफुट में आ सकते हैं। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें, राजनांदगांव शहर का जो क्षेत्र है, खैरागढ़ जो क्षेत्र है, कवर्धा के जो हमारे जो क्षेत्र है, जहाँ से हमारे माफ करिएगा, उप मुख्यमंत्री वर्तमान में विजय शर्मा जी उपस्थित हैं, तो ये जो सारा जो क्षेत्र है जहाँ से संतोष पांडे जी को और संघ का भी वहाँ पे सपोर्ट उनको मिलता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि संतोष पांडे जी को भले अंतर कम रहेगा लेकिन उनको जीत जो है मिल सकती है। और अगर कहीं पे सीट डगमगाएगा जिसमें कांग्रेस को अगर कहीं से फायदा हो सकता है, तो मुझे लगता है कि यही एक सीट होगी। और उसके अलावा एक चांपा की सीट है, हाँ बस, उसके अलावा मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस जो है कहीं पे आने की स्थिति में नजर आ रही है। जी। और दुर्ग लोकसभा में जो है विजय बघेल जी है भारतीय जनता पार्टी से। और वही दूसरे जगह जिस तरह से आपने बताया कि छत्तीसगढ़ में जो है साहू फैक्ट लगभग चल रहा है, तो राजेंद्र साहू जी का कितना प्रभाव पड़ने वाला है या फिर विजय बघेल जी इस पे बाजी मारेंगे, तो आपका क्या कहना उसमें? देखिए, राजनांदगांव की तो हमने ही बात की, लेकिन वर्तमान में अगर हम दुर्ग की बात करें तो सबसे ज्यादा अंतर जो है 2019 के लोकसभा चुनाव में 3,92,000 का अंतर अगर किसी ने दिया था लीड जो है, तो हमारे विजय बघेल जी ने दिया था। वर्तमान में पार्टी ने उन्हें फिर से मैदान में उतारा है और उनके विपक्ष में कांग्रेस ने राजेंद्र साहू को लोकसभा का प्रत्याशी बनाया है। लेकिन अगर हम देखें तो साजा क्षेत्र और बेरला क्षेत्र जो है, वहाँ पे राजेंद्र साहू जी ने बहुत अच्छा काम किया। ग्रामीण क्षेत्रों में अगर हम देखें तो राजेंद्र साहू का बहुत अच्छा साहू फैक्टर जो काम आया है। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें, शहर के जो क्षेत्र है, दुर्ग, भिलाई और ये जो सारे जो क्षेत्र हैं, वहाँ पे विजय बघेल जी ने बहुत अच्छा काम किया है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। देखो, जीत का अंतर भले कम रहेगा, लेकिन मुझे लगता है कि विजय बघेल जी निश्चित रूप से दुर्ग लोकसभा सीट को पुनः विजय करके और दिल्ली में पुनः उपस्थित होने का काम कर रहे हैं। तो इसमें लगता है कि विजय बघेल जी को जो है दिल्ली में मंत्रिमंडल में भी शामिल किया जा सकता है। केंद्र में भी बात चल रही है और बृजमोहन अग्रवाल जी का भी जो है वो नाम चल रहा है। तो क्या लगता है कि इस दौड़ में जो है विजय बघेल जी सिलेक्ट होंगे या फिर बृजमोहन अग्रवाल जी का जो है पल्ला भारी रहेगा? मुझे तो जहाँ तक लग रहा है कि वर्तमान में जो मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री,
ब्रिजमोहन अग्रवाल जी, उनके विपक्ष में विकास उपाध्याय जी उपस्थित जी। थे। तो अंतर जो है, लीड का जो अंतर है, मुझे लगता है रायपुर जो लोकसभा है वो सबसे ज्यादा रहने वाली है इस बार। जी। और उन्होंने अपना मंत्री पद छोड़कर लोकसभा चुनाव जो है रायपुर से लड़ने का काम किया है पार्टी के कहने पर। तो मुझे ये लगता है कि अगर कोई मंत्री पद अगर आ रहा है तो वो दुर्ग लोकसभा से आ रहा है, और अगर दूसरा अगर कहीं से आ सकता है तो पूर्व में राष्ट्रीय महामंत्री रही हमारी सरोज पांडे जी। मुझे लगता है अगर दोनों में से ही कोई एक ऑप्शन मिलने वाला है छत्तीसगढ़ को, या तो ब्रिजमोहन अग्रवाल जी बनने वाले हैं, क्योंकि उनका लीड जो है मार्जिन जो मुझे नहीं लगता कि 4 लाख से कम होने वाला है, 4.5 से हो सकता है 5 लाख भी पहुंच जाए। लेकिन जीत जो है जिसकी ज़्यादा रहेगी, मुझे लगता है मंत्री भी पद भी वही पाने वाला है। जी, तो ये रायपुर लोकसभा सीट की तो हम बात आपने बता ही दिया आपने कि विकास उपाध्याय जी कांग्रेस से है, परंतु जो है लीड और जीत का जो एक ऐतिहासिक दर्ज करेंगे वो 4 लाख के मतों से करेंगे ब्रिजमोहन अग्रवाल जी। और महासमुंद का जो सीट है उसमें रूप कुमारी चौधरी जी, जो कि भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी है, और वहीं जो दुर्ग के पहले लोकसभा सांसद रह चुके हैं, और ताम्रध्वज साहू जी जो कांग्रेस से हैं, उनका क्या लगता है कि वहाँ पे साहू फैक्टर चलेगा या फिर रूप कुमारी चौधरी जी जो है वो बाजी मारेगी? महासमुंद जो क्षेत्र है नारायण, अगर हम बात करें तो वो भी साहू बाहुल्य क्षेत्र है जी। तो पार्टी ने महासमुंद में जो प्रत्याशी उतारा है कांग्रेस से, तो सोच समझ के उतारा है। और मुझे लगता है कि साहू फैक्टर वहाँ काम तो कर रहा है, लेकिन रूप कुमारी चौधरी जो मूलतः वहीं की निवासी हैं जी। और उनका पूर्व में भी वहाँ पे जनसंपर्क बहुत अच्छा रहा है। विधानसभा चुनाव में भी उन्होंने वहाँ के जो स्थानीय प्रत्याशी हैं उनके लिए भी बहुत मेहनत की है। तो मुझे नहीं लगता कि ताम्रध्वज साहू वहाँ पे जाकर कुछ विशेष कर पाएंगे। भले जीत का अंतर कम रहेगा, लेकिन मुझे लगता है रूप कुमारी चौधरी जो है निश्चित रूप से महासमुंद लोकसभा सीट को विजय करते हुए आ रही है। और बस्तर लोकसभा सीट में जो है महेश कश्यप और कांग्रेस के जाने माने कवासी लखमा, यानी कि उनका एक शॉर्ट नेम जो है राहुल गांधी जी ने दिया है दादी। तो क्या लगते हैं कि कवासी लखमा जी अपना झंडा गाड़ देंगे, या फिर बीजेपी से महेश कश्यप जी जो है अपने लोकसभा सीट में जो है अपना पैमाना, अपना सीट जो है वो जारी रखेंगे? देखिए, बस्तर एक ऐसी सीट है जहाँ पे हमेशा वोटिंग जो है अच्छे प्रतिशत में होती हुई है, 80%, 85% यहाँ तक होते आई हुई है ना। तो मुझे लगता है कि चुनाव जो है जो दोनों के बीच में बहुत अच्छे प्रतिद्वंदी है दोनों। कवासी लखमा जी अगर देखा जाए तो वो इससे पहले जो सांसद थे रैस जी जो है ना, तो उनको उनकी सीट की जगह इनको चुनाव लड़ने का मौका मिला है। तो मुझे लगता है कि जो कवासी लखमा जो है वो खुद अपना टिकट लेने के लिए नहीं गए थे, है ना, वो अपने बेटे के लिए टिकट मांगने गए थे। लेकिन पार्टी ने क्या सोच के उनको प्रत्याशी बनाया और उन्होंने चुनाव भी उतने ही बेहतरीन तरीके से लड़ा। लेकिन मुझे लगता है कि बस्तर का जो क्षेत्र है इस टाइम पे भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छा होने वाला है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी वहां से चुनाव जीतती हुई नजर आ रही है। और कांकेर लोकसभा सीट की बात करें, भोजराज नाग जी, और वहीं कांग्रेस से जो है वीरेश ठाकुर जी। तो इसमें जो है इस सीट में जो है लगभग उतना एनालिसिस अभी जो आम जनताओं ने है वो नहीं किया है। तो इस सीट में आपका क्या विचार लगता है कि कौन बाजी मारेगा? देखिए, बीजेपी जो है उन्होंने जो प्रत्याशी बनाया हुआ है वो संघ के बैकग्राउंड से आने वाले प्रत्याशी है। और ये जो बेल्ट है कांकेर जो बेल्ट है वो लगभग दुर्ग बॉर्डर के बालोद क्षेत्र, जहाँ तक गुंडरदेही ये सारे जो क्षेत्र है वहाँ तक का पूरा जो है कांकेर लोकसभा का क्षेत्र है। और जो बीजेपी की जो एक ब्रांच है, अगर हम कहें संघ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उन्होंने कांकेर लोकसभा में बहुत मेहनत की। तो मुझे पूरी उम्मीद ऐसे लग रही है कि भारतीय जनता पार्टी को उसका निश्चित रूप से फायदा मिलने वाला है। और उन्होंने चुनाव भी बहुत बेहतरीन तरीके से लड़ा है। जिस तरीके से कांग्रेस नहीं लड़ पाई है कांकेर लोकसभा क्षेत्र में, बीजेपी ने वो करके दिखाया है, और उसका पूरा फायदा जो है भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनको मिलता हुआ नजर आ रहा है। और ये अंडर करंट है, और जो भी वोट मिल रहा है 11 की 11 सीटों पे, मुझे लगता है कि वो मोदी जी के नाम पे मिल रहा है, और उसका फायदा जो है कांकेर लोकसभा सीट में मिलेगा, और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी वहाँ पे जीतती हुई नजर आ रही है। और जो हम अगर कुल जिस हिसाब से आपने बताया कि
2 से 3 सीटों में जो है वो खतरा है। बिल्कुल। तो खतरे की अगर मैं बात करूं तो शिव कुमार डहरिया जी जो कि जांजगीर चांपा से है निश्चित रूप से। और कोरबा में आपने क्या बताया था कि कोरबा में अगर हम देखें तो 50-50 कह सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा अगर एज है तो वो सरोज पांडे जी को है, क्योंकि चुनाव के समय ज्योत्सना महंत जी का उतनी ज्यादा सक्रियता नजर नहीं आई थी, जिसका फायदा सरोज पांडे जी ने भरपूर उठाया है और उनके कार्यकर्ताओं का सपोर्ट भी उनको भरपूर रूप से मिला है। दुर्ग लोकसभा से ही बहुत सारे ऐसे कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के जो कोरबा में जाकर डटे रहे, सरोज पांडे जी के लिए काम किया, इसका भी पूरा फायदा जो है सरोज पांडे जी को मिलता हुआ नजर आ रहा है। और निश्चित रूप से इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी को भले लीड का अंतर कम मिले लेकिन वो जीतती हुई नजर आ रही है। अगर दूसरा एक और हम सीट की बात करें, जांजगीर चांपा है, जिसका फायदा शिव कुमार डहरिया, मुझे लगता है कि संविधान परिवर्तन का जो बात जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा चलती हुई आ रही थी, जिसका फायदा मुझे लगता है कि शिव कुमार डहरिया ने पूरा उठाया है और एससी समाज का जहाँ पे बाहुल्यता है उसका फायदा कांग्रेस को मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो दोस्तों ये एनालिसिस लगभग हमने एक शॉर्ट पीरियड में ख़त्म किया है और जिस प्रकार से हम दोनों की चर्चा हुई है उससे लगभग ये लगता है कि कांग्रेस की जो है वो लगभग 1 से 2 सीट में ही जो है परफेक्शन अगर दिख रही है कि वो पा सकते हैं। और बाकी के जो अगर 9 सीटों की बात करूं तो भारतीय जनता पार्टी अपनी परचम लहरा रही है। और आप सभी को मैं बता देता हूं कि छत्तीसगढ़ में अगर कुल वोटर्स की मैं आपको बात करूं तो 2,05,13,252 ये एक अनुमानित जो है वोटर्स की संख्या है और जिसमें कि जो पुरुष वर्ग है वो 1.03 करोड़ यानी कि 1.3 लाख के लगभग जो है पुरुष वर्ग की संख्या है। और वहीं महिलाओं की संख्या की अगर बात करें तो 1 करोड़ 1 लाख लगभग जो है महिलाओं की संख्या है। और जो है ये पिछले लोकसभा जो 2019 में चुनाव हुआ था उससे जो है 15,14,013 वोटों से जो है ये प्लस हुआ है, यानी कि 7.96% का जो है इसमें इजाफा हुआ है। और जो एग्जिट पोल के नतीजे तो आप सभी को पता ही चल गए होंगे जो सेंट्रल लेवल पे चल रहे हैं, परंतु छत्तीसगढ़ के जो एक तथ्य था और जो यहाँ छत्तीसगढ़ के निवासी जानना चाहते थे वो लगभग ऐसा लगता है कि हम दोनों के एनालाइज से वो क्लियर हो पाया होगा। परंतु देखने वाली बात ये होगी कि कल काउंटिंग के बाद यानी कि 4 तारीख को जो फैसला होने वाला है उसके बाद एक्चुअल में नतीजे क्या होते हैं। कांग्रेस की 1 से 2 सीट लगभग आने वाली है, ऐसा अनुमान हमारे जो भैया हैं उन्होंने लगाया है। और आगे की चर्चा जो है हमारा जो है लोकसभा सीट में जो है 11 लोकसभा सीटों के अंदर में जो है 9 लोकसभा सीट जो है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिख रही है और 2 सीटों में खतरा है। जिस प्रकार से भैया ने बताया कौन सी वो 2 सीट है आप एक बार जनता को एक बार फिर से क्लियर कर देंगे। मुझे लगता है कि अगर एक पहली सीट है तो जांजगीर चांपा और दूसरी अगर कोई सीट हो सकती है तो वो राजनांदगांव है। बाकी तो ऐसा मुझे नहीं लगता कि कहीं पे भारतीय कांग्रेस का ऐसा विशेष रूप से प्रभाव रहा है। लेकिन अगर 2 सीटों पे अगर कहीं पे कांग्रेस ने अगर डेंट किया है तो वो पहला जो है जांजगीर चांपा और दूसरा जो है राजनांदगांव। और कुछ जो आप भैया जनता से आप कहना चाहते हैं या कुछ अपील हो या आप कुछ भी मैसेज जो है वो देना चाहते हैं? देखिए मुख्य रूप से चुनाव जो है बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से छत्तीसगढ़ में हुआ है, लेकिन ये जो पूरा जो एनालिसिस है अगर हम देखें तो कांग्रेस की जो पूरी तरीके से जो रणनीति रही है कि वो अपने जितने भी ताकतवर जो लीडर हैं, जो मास लीडर हैं अगर हम कहें, जो अपने आर्थिक रूप से भी संपन्न हैं, उनको चुनाव में लड़ाने का प्रयास किया है ताकि भारतीय जनता पार्टी को अगर हम डेंट दे पाए तो ज़्यादा से ज़्यादा दे पाए, क्योंकि उन्हें भी पता था कि भारतीय जनता पार्टी जो है लोकसभा में बहुत ज़्यादा मजबूत है। तो इसी फैक्टर को ध्यान पे रखते हुए उन्होंने अपने सारे वरिष्ठ और अगर यंग बॉडी में भी अगर देखा जाए देवेंद्र यादव जैसे प्रत्याशी को उन्होंने भिलाई नगर से जो विधायक हैं उनको ले जाकर बिलासपुर लोकसभा लड़वाया, जिसका भी एक विशेष महत्व है कि वहाँ पर यादव बेल्ट भी बहुत ज़्यादा हावी है। और दूसरा अगर देखा जाए तो यूथ क्षेत्र है, एजुकेशन क्षेत्र है, वो न्यायिक क्षेत्र है जहाँ पे एजुकेशन का बहुत ज़्यादा महत्व है, जिसको ध्यान पे रखते हुए देवेंद्र यादव जैसे प्रत्याशी को बिलासपुर लोकसभा का चुनाव लड़ाया गया, जिसका भी अगर देखा जाए तो फायदा जो है कहीं ना कहीं भविष्य में कांग्रेस को मिलने जा रही है। देवेंद्र यादव जैसा एक यूथ लीडर पूरे छत्तीसगढ़ की पहचान बनता हुआ नजर आ रहा है, जो आगे जाकर छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व भी करता मुझे लगता है कि नजर आएगा।
ये अगर हम देखा जाए तो कांग्रेस की भविष्य की राजनीति जो है वो बहुत मजबूत नजर आ रही है। विकास उपाध्याय जिन्होंने रायपुर लोकसभा से जिनको प्रत्याशी बनाया गया कांग्रेस से, उनका भी चुनाव लड़ने का जो कला है बहुत अच्छा है, लेकिन वो मुझे नहीं लगता कि बृजमोहन अग्रवाल जैसे सशक्त, जो आर्थिक रूप से भी और कार्यकर्ताओं से भी संपन्न, उनके बीच में मुझे नहीं लगता कि वो अपना प्रभाव छोड़ पाएंगे, जिसका फायदा जो है भारतीय जनता पार्टी को रायपुर लोकसभा सीट में मिलेगा। और मुझे लगता है कि अगर मंत्री पद अगर आने वाला है तो वो दुर्ग लोकसभा से आने वाला है। बाकी 11 से 11 सीटों का हमने चर्चा जो की है वो मुझे लगता है कि हमारे दर्शकों को भी निश्चित रूप से समझ में आई होगी और भविष्य के गर्भ में है कि क्या होने वाला है, जिसका हमको कुछ दिनों के बाद ही हमको पता चल जाएगा कि कहाँ का प्रत्याशी विजय होता हुआ नजर आ रहा है और कौन सी सीट पर कौन सी पार्टी का प्रत्याशी जो है वो जीतता हुआ नजर आ रहा है। बाकी तो सारी चीजें हमने डिस्कस कर ही लिया है। बिल्कुल। तो दोस्तों ये हमारा एनालिसिस जो है वो खत्म हो चुका है और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा और जरा सा भी लगता है कि हम एग्जिट पोल के नतीजों पर अगर हम जा पा रहे हैं तो बिल्कुल इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सभी लोगों के साथ शेयर जरूर कीजिए।